हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जैसे कि आई एम जुनैद जावेद, योर केमिस्ट्री फिजिक्स टीचर। तो बाबा, एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन विद केमिस्ट्री फिजिक्स। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ चलते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। और प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में होता है? किसी भी कंडक्टर में होता है। कंडक्टर मोस्टली कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर्स। सो दैट वाज आवर प्रीवियस टॉपिक। टुडे वी आर विथ अनदर टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। तो अब हम इस पे चलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है, मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, आप इसको नोट कर लें। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टर से, कोई भी कंडक्टर लेते हैं, सपोज करें दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ दिस इज गोल्ड। अब इस कंडक्टर से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं टाइम के हिसाब से, तो आपको करंट प्रोड्यूस होता है। क्या हुआ प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। आई बात समझे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर कोई भी सॉलिड बॉडी ही हम लेते हैं कि सॉलिड बॉडी दूसरी बॉडी पे जब मूव करती है तो एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, मींस कि एक मुखालिफ फोर्स प्रोड्यूस होता है। जाहिर सी बात है बाबा, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, मींस के अ सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस को आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो मैंने यहाँ लिखा है ड्यूरिंग दिस फ्लो, during flow of electrons there is some sort of resistance produced, means कि कुछ फ्रिक्शन आपने पढ़ी होगी ना फर्स्ट ईयर में, कि फ्रिक्शन जो अपोजिट फोर्स होता है, ऐसे ही फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस मींस के इलेक्ट्रॉन जब किसी भी कंडक्टर में मूव करता है तो एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो सकती है। सो ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो डिपेंड करती है वोल्टेज पर, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, कि कितना मजबूत करंट है। वो किससे पता चलेगा? जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको उस मालूम होगी, मींस के वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, और वो कहाँ से लेते हैं? वोल्टेज से। आई बात समझ में? तो इसलिए आप ड्यूरिंग वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर, जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के एटम से कोलाइड करेंगे, मींस के जब इलेक्ट्रॉन्स एटम के कंडक्टर से कोलाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, मींस के डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, और वो उनका मोशन रिड्यूस करता है। मींस के जब इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स जो हैं कंडक्टर के, उनके बीच में होगा कोलियन। क्या होगा बाबा? कोलियन। और ये कोलियन क्या करेगा? रिड्यूस करेगा मोशन, रिड्यूस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिड्यूस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर सी बात है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस होगा तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगी? रिड्यूस होगी। आई बात समझ में? तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस होगी, इस वजह से मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रिड्यूस होगा। और उसके बाद इससे मुराद है कि जब करंट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज से। सो आप लिखेंगे करंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और जब करंट से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी कंडक्टर में मूव करते हैं तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। सो हमारा आज का सारा बस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ पर मौजूद है, क्योंकि ओम एक साइंटिस्ट था जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मींस के इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज से, एंड I इज इक्वल्स टू
प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो आप देंगे के वी, के इज कांस्टेंट, के को आप क्या कहेंगे, के इज कांस्टेंट, के को कांस्टेंट लिया है, इसको आप बोलते हैं के इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, इसको आप क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। किसी भी इलेक्ट्रिक मटेरियल मींस के किसी भी कंडक्टर की कितनी कंडक्टेंस है, अब ये कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस, नाउ आई राइट दैट व्हाट डू यू मीन बाय द कंडक्टेंस, the ability of a conductor to conduct electrons, that is called conductor। जाहिर सी बात है ना कि एक कंडक्टर है, गोल्ड कंडक्टर है, एल्यूमिनियम कंडक्टर है, जिंक कंडक्टर है, तो गोल्ड का इलेक्ट्रॉन्स पास कराने का मींस इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करने की एबिलिटी कुछ अलग है, सिल्वर की कुछ अलग होगी, कॉपर की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो है एबिलिटी कुछ अलग होगी। सो इसको आप बोलते हैं कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर की कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करने की, उसको आप बोलते हैं कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और ये जो कंडक्टेंस होती है दैट इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस, ये जो कंडक्टेंस होती है दैट इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस। इसे नोट कर लें तो हम आगे चलते हैं। अब जैसे कि हम आते हैं I is equal to K into V, K is called conductance of the material। और ये जो कंडक्टेंस होती है ना, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस। मींस कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, और कंडक्टेंस बढ़ेगी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, मींस के रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल। आप इसको ऐसे लिखते हैं K इज इक्वल टू 1/R, मींस इससे जाहिर होता है कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस कंडक्टेंस इज डिक्रीज। अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। और बाय इंक्रीजिंग कंडक्टेंस, और अगर कंडक्टेंस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी बाबा, मींस के वहां रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। कंडक्टेंस इंक्रीज कराने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज कराने से कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। और रेजिस्टेंस डिक्रीज कराने से कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, कंडक्टेंस डिक्रीज कराने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, मींस के रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस। बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस कंडक्टेंस डिक्रीज, बाय इंक्रीजिंग कंडक्टेंस रेजिस्टेंस डिक्रीज। सो अब हम इसका जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। पुट वैल्यू ऑफ के, पुट वैल्यू ऑफ के मींस के किसके बराबर है, 1/R इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें आप उसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब आए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। I इज इक्वल टू के की जगह पे आप रखेंगे 1/R इंटू वी, मल्टीप्लाई समझेंगे। I बराबर है 1 इंटू वी, वी अपान आपको क्या मिलेगा बाबा, R। तो V हमको फाइंड करना है, मींस के वोल्टेज फाइंड करनी है, तो डिवाइड में R है, साइड चेंज करने से हो जाएगा मल्टीप्लाई V इज इक्वल टू I इंटू R, V इज इक्वल टू I इंटू R। और इस रिलेशन को आप बोलते हैं ओहम्स लॉ। इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, ओहम्स लॉ। मींस के वोल्टेज इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। मींस के यहां से वोल्टेज डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। वोल्टेज किसका प्रोडक्ट है? इलेक्ट्रिक करंट का एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का वह प्रोडक्ट है। तो इसको आप बोलते हैं V = IR इज कॉल्ड ओहम्स लॉ। इसको आप क्या बोलेंगे? ओहम्स लॉ। क्योंकि एक साइंटिस्ट था बाय नेम ऑफ जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज सिमोन ओहम एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से हम इस लॉ को बोलते हैं ओहम्स लॉ। आई बात समझ में? तो इसका अगर यूनिट्स हम निकालें, यूनिट्स ड्राइव करें, फिर हम आज के लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। यूनिट अगर निकालें तो V = I × R। अब देखें V = I × R, अगर आपको R फाइंड करना है तो V मल्टीप्लाई में रहेगा और I आ जाएगा डिवाइड में। R फाइंड करना है क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फाइंड करनी है बाबा। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब इसका यूनिट क्या है? वोल्टेज का वोल्ट, और इसका यूनिट क्या है? करंट का एम्पियर। वोल्ट्स पर एम्पियर, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट्स पर एम्पियर। इस वोल्ट्स पर एम्पियर को आप कंबाइनली साइंटिस्ट के नेम से कहते हैं ओहम। किसके? ओहम के। इसलिए आप कहेंगे द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ओहम। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ओहम। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? ओहम। ओहम इज इलेक्ट्रिक यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। एंड 1 ओहम जो है वो बराबर होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 वोल्ट पर एम्पियर बराबर है 1 ओम = 1 वोल्ट पर एम्पियर। सो ओम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। नाउ इसको आप राइट करें तो हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं कि इसका ग्राफ जो वो क्या होगा। तो अब ग्राफ बनाते हैं हम ओम्स लॉ का ग्राफ। तो ग्राफ ओम्स लॉ, ये करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ होता है। सो सपोज करें हम इसका ग्राफ बनाते हैं कुछ ऐसे। यहाँ पे हम वोल्टेज को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट को रखते हैं। तो इनके बीच में जो ग्राफ होता है दैट इज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मीन्स कि ओम्स लॉ का ये क्वेश्चन भी आता है एमटी टेस्ट में कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ? द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इज स्ट्रेट लाइन। The graph of Ohm's law, the graph of Ohm's law between voltage and current is straight line. The graph of Ohm's law between voltage and current is straight line. So students, ये था हमारा आज का लेक्चर। That was so easy concept I given you. So I always want to give you the more easy concept about the chemistry and physics. I hope, and I hope you will understand it more carefully and you will work hard, and inshallah you will be successful. And inshallah I hope you will also attend my lectures very carefully. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। आई बात समझ में? इंशाल्लाह हमेशा मेहनत करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।